पंजाब असेंबली में जारी जंग का क्लाइमैक्स जो है वो आन पहुंचा है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर बलीगुर रहमान के हुक्म के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ असेंबली से एतमाद का वोट नहीं लिया, जिसके बाद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग लवाज के जो रहनुमा अताउल्लाह तारर साहब, उनका कहना यह है कि परवेज इलाही अब वजीर आला नहीं रहे और गवर्नर उन्हें किसी भी वक्त डी नोटिफाई कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में पहले स्पीकर पंजाब असेंबली सत्तार खान ने एतमाद का वोट लेने के लिए असेंबली इजलास बुलाने के गवर्नर के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दिया, जिसके जवाब में गवर्नर ने स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार दे दी। अब साफ नज़र तो ये आ रहा है कि ये मामला अदालत में जाकर रुकेगा और दूसरी जाने फिर पीटीआई की जो अरकान असेंबली है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, उन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि उनके अरकान को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं, इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब और मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, एक क्रिकेट मैच हम लोगों ने देख लिया, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वाइट वॉश कर दिया इंग्लैंड ने पाकिस्तान को, अब न्यूजीलैंड की टीम आ गई है। लेकिन ये जो मैच हो रहा है, इस मैच में कौन जीत रहा है या किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? पहले मज़हर साहब की तरफ जाऊँगा, आमिर साहब की तरफ फिर आऊँगा। मज़हर साहब, हु इज़ विनिंग एट द मोमेंट? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की और हमारी सियासी जमातों की, जो है नाक़िस सियासत कहें, नाअहल सियासत कहें, कि वो अपने मामलात जो है वो ख़ुद सुलझा नहीं सकते और अदालतों का सहारा लेते हैं। तो हम चूँकि वैसे भी माशी तौर पे भी बेसाखियों पे चलते हैं, तो अब सियासी तौर पे भी हम बेसाखियों पे ही चल रहे हैं, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा होना हमने सीखा नहीं। और यही नज़र आ रहा है, इस वक्त भी सूरत हाल नज़र आ रही है। एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है और मुझे हैरानगी है हमारे साथी जो पीडीएम में हैं उनके रवैये पे, कि गवर्नर जो कि एक गैर सियासी आदमी होता है, उसका सहारा लिया जा रहा है। जैसे भी हैं परवेज़ इलाही, वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास इस वक्त वो मेजॉरिटी इंजॉय करते हैं, बिल्कुल, और आप उनको अगर डी नोटिफाई एक गैर मुंतखब आदमी से करवाते हैं, तो इससे ज़्यादा गैर जमहूरी अमल और क्या हो सकता है? यानी ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई मिलिट्री डिक्टेटर जो है किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करता है, तो हम उसको इसीलिए कंडेम करते हैं। एक अनइलेक्टेड आदमी के पास ये नई अथॉरिटी होती। अब अगर आपने चीफ मिनिस्टर को हटाना ही है, तो आप अदम एतमाद की तहरीक आपने जमा कराई हुई है। असेंबली में अपनी पावर शो करें और अपने मेंबरान शो करें और चीफ मिनिस्टर को डी सीट कर दें, वो वैसे ही डी सीट हो जाएगा। लेकिन एक सहारा इस तरह का लेना कि एक तरफ आप अदम एतमाद की तहरीक भी आपने मूव की हुई है, दूसरी तरफ गवर्नर साहब भी ये कह रहे हैं कि आप एतमाद का वोट लें, तो ये पीडीएम की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आ रही हैं कि या तो उन्हें अदम एतमाद पर एतमाद नहीं है, और या उन्हें ये लग रहा है कि हम इस तरीके से गवर्नर के थ्रू भी करवाएं, और इस तरह दोनों महाज पे मुझे उनकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं। सही है, सही है। आमिर साहब आपकी तरफ अगर हम आए, मज़हर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है ये महाज कौन जीत रहा है? और ज़रा ये भी समझाइएगा कि परवेज़ इलाही साहब मिसाल के तौर पे हमारे इलेक्टेड सीएम हैं पंजाब के, तो जाहिर है उनके पास मेजॉरिटी थी, जिस मेजॉरिटी के तहत जो है वो ये सिलसिला हुआ। अब अगर एतमाद के वोट आने हैं या अदम एतमाद की तरीके आनी हैं, तो रिजल्ट तो मोर और लेस सेम ही नहीं रहेगा। अदालतों के फैसले भी हैं कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे फिर रिजल्ट कैसे डिफरेंट होगा अदम एतमाद का या तरीके एतमाद का? बड़ी बुरानी सूरत हाल है सब मुल्क में ना, और आप ये देखिए एक तसलसल है कि हमारी अदम इस्तेकाम जो है वो किसी तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी वैस ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जी मैच कौन जीत रहा है, न्यूजीलैंड आ गया है। मैं कह रहा हूँ ये मैच रियासत पाकिस्तान हार रही है, क्योंकि जितना ज्यादा अगर आपको अपना दिफा मजबूत करना है, अपनी मईशत को बहाल करना है, अपने खारजा ताल्लुकात को जो है उसको एक किसी सिमत पे लेके जाना है, उसकी पहली और बुनियादी शर्त जो होगी वो सियासी इस्तेकाम होगा। अगर जूतियों में दाल बटती रहेगी जैसे कि बट रही है आजकल, तो उसमें तो फिर हम लोग जो है मतलब बद से बदतर होंगे, कमजोर से कमजोर तर होंगे। तो इस वक्त ये सवाल नहीं है कि पीडीएम हार रही है या पीटीआई जीत रही है या पीटीआई हार रही है और पीडीएम जीत रही है। मैं ये कह रहा हूँ मजबूरी तौर पर हम सब हार रहे हैं।
हम जो कि सिंध में बैठे हम भी हार रहे हैं, और जो केपी में है, पंजाब में है, मुल्क के दीगर हिस्सों में, बलूचिस्तान समेत सबके सब हार रहे हैं। तो सोचना ये है हमारे जो वो हल्के हैं जिनके पास मतलब इख्तियार है और मैं कहता हूँ फैसला साज हैं, तो कब तक इस सूरत हाल को देखेंगे और उसको सही करने के लिए मैदान अमल में नहीं आएंगे। क्योंकि एक बात साबित हो गई है कि हमारे सियासतदानों में वो सियासी बालिगुल नजरी नहीं है, उनमें वो एक मैच्योरिटी नहीं है कि अपने मामलात को असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर हल करें। अब जाहिर अदालत में जाएंगे आप, अदालत के अंदर एक वो होगा, उसमें लोग कहेंगे कि जी फिर आप हमारी जो असेंबलियां हैं, हमने जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है कौमी असेंबली का, सेनेट का, सूबाई असेंबलियों का, उससे एक और बात साबित होती है कि ये निज़ाम जो है नहीं चल रहा। आपके यहाँ इस निज़ाम के खमीर में अदम इस्तेकाम है। जो लोग बहुत सारे शिकायत करते हैं कि पार्लिमानी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, भुट्टो के ज़माने से लेकर आज तक कोई जो मुंतखब हुकूमत है उन्होंने तो खुद नफी करना शुरू कर दी थी, तो वो सिलसिला जारी है। तो फिर ये भी सोचना होगा कि भाई ये निज़ाम नहीं चल रहा आपके यहाँ, और आपको कुछ और भी सोचना होगा। मेरे निज़ाम से तो हम ऐसे चिमटे में जैसे दुनिया के किसी और निज़ाम के बारे में सोचने से भी गुनाह हो जाता है। अच्छा, आपने कर दिया आपने मतलब आप निज़ाम बदलना चाहिए, नहीं चल रहा अभी कर रहे हैं। मजहर साहब, आपको क्या लगता है इसी निज़ाम के खिलाफ इमरान खान साहब कहते हैं कि सिस्टम से मैं निकलना चाहता हूं क्योंकि ये सिस्टम मैंने देख लिया और मुझे पसंद नहीं है और ये डिलीवर नहीं कर रहा, और अगर मुझे 2/3 नहीं मिलती तो मैं गवर्नमेंट भी नहीं लूंगा आगे। तो आपको क्या लगता है अगर एक तरफ अदम एतमाद इनके खिलाफ आ सकती थी फेडरल नेशनल असेंबली में और उनको हुकूमत से बाहर निकाला जा सकता था और वो सब आईनी था, तो फिर आपको नहीं लगता कि जब उन्होंने ऐलान किया कि भाई मैं इस सिस्टम से निकलना चाहता हूँ, मैं असेंबलियाँ तहलील कर दूंगा, तो वो भी उनके पास एक आईनी ऑप्शन तो है, तो पीडीएम को ऐसे रिएक्शंस नहीं देने चाहिए? ये हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा। अगर सिस्टम नहीं चल रहा तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, और ऑल्टरनेट के लिए हम उनकी तरफ देखते हैं जिनका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना होना चाहिए। माजरत के साथ मैं आमिर ज़िया साहब की इस बात से एग्री नहीं करता कि जो फैसला साज हैं उनको हम फैसला साज क्यों कहते हैं, क्यों है वो फैसला साज, उनका फैसला साजी से क्या ताल्लुक है? फैसला आपने ही करना है, इन्होंने ही करना है। जब हम ये कहते हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा, चले पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल रहा, आप कर लें, कोई और जमहूरी रास्ता इख्तियार कर लें, या तो आप ये कन्विंस हों कि जी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं चल सकती। आप कहें, जुर्रत करें इस चीज़ की कि पाकिस्तान में एक आमरीत ले आएं, आमरीत चला के देख लें और उसके नताइज भी देख लें, चलाएं, आप आमरीत चलाएं अगर आप समझते हैं। लेकिन ये जो बीच का सिलसिला हम तलाश करते हैं कि कहीं बीच के सिलसिले तो रहे हैं ना, बेसिक डेमोक्रेसी बीच का सिलसिला, फिर एक नॉन पार्टी सिस्टम एक बीच का सिलसिला। तो ये जो बीच के सिलसिले हम तलाश करते हैं, या तो आप कहें, अगर आप कहते हैं कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, चले आप कहें कि सिस्टम नहीं चल रहा, तो उसका ऑल्टरनेट सिस्टम क्या है? अच्छा, लेकिन वैसे मदर साहब आपको लग रहा है कि ये सिस्टम चल रहा है या मतलब अल्टरनेट की, मतलब वो फ्लैटीज में पहले हुई वोटिंग, फिर फ्लैटीज के होटल में इजलास बुलाए गए, असेंबली छोड़ दी पंजाब की, फिर उसके बाद इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ आ गई सीटें जीत के, फिर अब उनको कहते हैं आप लोग असेंबलियां ना तोड़े। पहले कहते थे ये नाअहल है, इनको हुकूमत में नहीं होना चाहिए, अब कहते हैं इनको हुकूमत में रहना चाहिए, हम असेंबली नहीं तोड़ने देंगे। तो वो एक अजीब सी पीडीएम की भी सिचुएशंस हैं। आपको क्या लगता है ये सिस्टम चल रहा है? दुनिया की तारीख में इस तरह होता रहता है। ये कोई नई पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही। अमेरिका में सिस्टम कब इवॉल्व हुआ था, कितने सालों बाद इवॉल्व हुआ था? सही। हमारा प्रॉब्लम ये है, यानी इस मुल्क को आइन किसने दिया? इसी सिस्टम ने दिया था ना, वरना जब सिस्टम नहीं था तो आइन नहीं था, बेआइन थे हम। इस मुल्क में चीजें इसी तरीके से इवॉल्व होंगी। मैं भी डिसअपॉइंट हूं जिस तरह आमिर ज़िया डिसअपॉइंट है। मैं भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से कोई खुश नहीं हूं, मायूसी है मुझे इसमें। लेकिन क्या मैं उसके बदले में उस निज़ाम को जो है सपोर्ट करना शुरू कर दूं कि जिसके मेरे नुक्ता नज़र से जिसने जो रूट कॉज है इस पूरी खराबी का। तो हम जो है, जब आप ये कहते हैं कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये कि निजाम खराब है या जमातें खराब हैं। ठीक है, सही है। ये अच्छा, भी एक बड़ी अच्छी बात की आपने। आमिर साहब की जमातें हैं। हाँ। आमिर साहब, ऑल्टरनेट क्या है इस निजाम का, पार्लिमानी का, और क्या वो फिक्स हो जाएंगी हमारी प्रॉब्लम्स? देखिए, वो कहते हैं ना, आईने नौ से डरना, नक्शे कुहन पे अड़ना।
तो यही इस वक्त हमारी मुश्किल है कि हम आईने 9 से डरते हैं। देखिए, किसी भी चीज को अगर आप पहले रद्द करते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि जनाब फिर हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो पहले तो होता है कि जी आपको एक बात साबित करनी है कि 73 का आइन भुट्टो साहब लाए, भुट्टो साहब ने खुद उस आइन को वायलेट कर दिया था। और हम देखते हैं कि इस मुल्क में बड़े बड़े दानी, बेनजीर भुट्टो बहुत काबिल शख्सियत थी, भुट्टो खुद काबिल थे, नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजोरिटी मिली, लेकिन कोई भी आदमी जो है, कोई वज़ीर आज़म कामयाब नहीं हुआ, फिर इमरान खान आके फेल हो गए। तो मसला फिर क्या शख्सियतों का है, या मसला ऐसा है कि हमने जो जाली जमहूरियत का मलम्मा अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है, उसकी वजह से ये मुल्क और रियासत नाकाम हो रही है। आपके यहाँ ये एक एलीट जमहूरियत है, इसमें इस जमहूरियत में जमहूर का जिक्र नहीं है, अवाम का जिक्र नहीं है, इसमें मजदूरों को सीट्स नहीं मिलती, कोई किसान पार्लियामेंट में नहीं आता, कोई मिडिल क्लास का, लो मिडिल क्लास का आदमी नहीं आता। जब हम निज़ाम बदलने की बात करते हो तो उसको हकीकी जमहूरियत में तब्दील करने की बात कर रहे होते कि वहां पर वाकई जमहूर की आवाज सुनी जाए, ना कि जागीरदार सरमायादार जो हैं वो आके काबिल तो ये कैसे होगा आमिर साहब? आपने जिस तरह कहा एलीट जमहूरियत है, तो एलीट जमहूरियत एलीट कैप्चर की वजह से है ना, तो ये कैसे होगा फिर? ये कौन आएंगे, कहाँ से आएगा किसान पार्लियामान में? मैं कह रहा हूँ पहला तो देखिए कदम होता है कि आप क्रिटिसिज्म शुरू करते हैं, सही है, आप उसको करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, उसके ऊपर ठीक है तनकीद करते हैं। उसके बाद जाहिर है देखिए कौन आ सकता है। बात ये होती है कि हमारी एक और हमने सिविल और फौजी डिवाइड को बड़ा वो दीवारें चीन हायल की हुई है। मैं समझता हूँ मुल्क को बचाने के लिए सिविल और फौज को मिलकर काम करना होगा। मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब ये जो 2 असेंबलियों की बात हो रही है वो तोड़ने में वाकई सीरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? देखिए, ये इस बहस के नतीजे पे भी हम पहुंच जाएंगे। सिस्टम एवॉल्व करते हैं, सिस्टम जो है एवॉल्व करते हैं। हम चाहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। अभी आमिर जिया साहब ने कहा कि भुट्टो साहब ने अपने आइन को वायलेट किया। वो आइन आज तक मौजूद है ना, हाँ। किसी ना किसी शक्ल में आज तक वो आइन मौजूद है ना। उस गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया था ना। वो तो भुट्टो साहब ने खुद 1 साल पहले इलेक्शन करा दिए थे, वरना उनका टेन्योर तो कंप्लीट हुआ था ना। उसमें इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा, उसके बाद ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बैठी, एक सोल्यूशन पे पहुंचे, एक मुआहिदा किया। अभी मुआहिदे पर अमल दरामद होना था कि मुल्क में फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया। और फिर हमारे ही कुछ दानिश्वर गए जनरल जिया के पास और उन्होंने कहा कि आप 90 रोज में इलेक्शन क्यों करा रहे हैं, पीपुल्स पार्टी दोबारा बरसर इख्तिदार आ जाएगी। तो यहां तो मसला यह है कि हम खुद ये फैसले कर लेते हैं और जाके फिर इलेक्शन मुलतवी कराए। और उस 11 सालों में फिर क्या किया और उसके बाद क्या किया हमने सिस्टम को नहीं चलने दिया। जब हम कहते हैं ना हम बहुत आसान, सबसे आसान टारगेट होता है पॉलिटिशियन। किसने नहीं सर, सहाफी भी। सर इधर मैं आपसे थोड़ा सा जसारत करके थोड़ा सा मैं आपसे हूँ तो मैं जूनियर आपसे सीखूंगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सहाफी जो आजकल गालियां जो पड़ रही हैं सहाफियों को, जो हो रहा है सहाफियों के साथ हमेशा से, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद का फिनोमेना है ना। वरना क्या हुआ पाकिस्तान में बताएं कि सियासी जमातें किसने बनाई, किसने तोड़ी। हम उन्हीं से सलूशन मांग रहे हैं कि जो इस मुल्क में हुकूमतें बनाते हैं, जो हुकूमतें तोड़ते हैं, जो सियासी जमातें बनाते हैं, जो सियासी जमातें तोड़ते हैं, हम उन्हीं से सलूशन तलाश कर रहे हैं। हम उन्हीं से कह रहे हैं कि वो आके बैठे और हमारे मसाइल हल करें। तो आमिर साहब, इमरान खान इसी प्रोसेस में आए थे ना, बिल्कुल इसी प्रोसेस में। इमरान खान इसी प्रोसेस की पैदावार है ना। दुरुस्त। आमिर साहब, आगे चल के अगर इमरान खान नाकाम होंगे कोई और आ जाएगा। आमिर साहब, वही उसी अत्तार के लौंडे से ही दवा लेनी है या कोई और भी है? वो जो आपने छीन लिया आपने, उसी अत्तार के लौंडे से वाकई दवा नहीं लेनी। जो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे यहाँ जो है ना, ये हम लोग जो डिवीजन आ गया हम में और उनमें आ गया ना, ये जो है मेरा अर्ज ये करना है कि अगर पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालना है तो एक ग्रेटर कंसेंसस की जरूरत होगी और सिविल और फौजी क़यादत को और दीगर इदारों को मिलकर एक डायरेक्शन में काम करना होगा। हम लोग जो कैदी बन गए हैं अल्फाज के कि जी वो एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है। आपको पाकिस्तान के कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक जो है वो अपनी जमहूरियत को ग्रो करना है। जैसे चीन ने अपने हिसाब से, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन्होंने सोशलिज्म को ग्रो किया, हमें अपने हिसाब से जमहूरियत को ग्रो करना है, उसको डेवलप करना है। इसमें मकसद ये नहीं होता है कि जी फौज को आप कह रहे हैं कि जी आके इंटरवीन करे। फौज चूंकि इस मुल्क का एक मजबूत
और एक बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, उसकी वैल्यूज बहुत सारों की मिडिल क्लास हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग दौलतमंद हो गए हों, तो वो लोग एक अपना किरदार अदा कर सकते, जैसे कोविड में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, सैलाब में किरदार अदा किया। उस वक्त लेकिन आमिर साहब, आपको नहीं लगता उस किरदार के अदा होने के लिए जरूरी ये है कि सारी बड़ी छोटी सियासी जमातें इस कंसेंसस पे हों कि हम साथ बैठेंगे? ये तो साथ ही नहीं बैठते। यहाँ पर तो एक का इत्तेहाद हो जाता है 5 को गिराने के लिए, या 5 का इत्तेहाद होता है 1 को गिराने के लिए, तो वो एक हमेशा बाहर रह जाती है उसका उस जो कॉम्बिनेशन है उससे। मैं यही अर्ज करूं कि एक तो किरदार बनता है, और फिर जो ग्रेटर कंसेंसस की बात होती है, यकीनन पॉलिटिकल प्लेयर्स भी आके बैठे, लेकिन बाद कंसेंसस जो होता है इट लीड्स टू वीक डिसीजन मेकिंग। तो एक अगर फर्ज करें कि जो फौज का हमने कहा किरदार होगा निजाम को मजबूत करने में और डायरेक्शन देने में, क्योंकि अगर सियासतदान नाकाम हो रहे हैं तो क्या आप चलने देंगे इसी तरह? आप रियासत को इम्प्लोड होने देंगे? नहीं हो सकता ये। तो वहां पर उसका काम है कि इसको इम्प्लोड ना होने दे, और उसके बाद फिर जाहिर है कि अगर हमें पता है कि इंतखाबात होने हैं, कोई पार्टी मजबूत होकर आए, तो उसको फिर काम करने दिया जाए, उसको उसके साथ रखनंदाजी है, उसकी जो मजहर कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, उसके खिलाफ साजिश ना हो। लेकिन जमहूरियत का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि जनाब आप करप्शन को कंडोन करें। ये नहीं होना चाहिए प्रीमियम कि जी अगर कोई बदकिरदार आदमी आ जाए, बदउनवान आदमी आ जाए और कहे जी क्योंकि जमहूरियत से मैं बंदूक के जोर पे बिरयानी खिलाकर आ गया हूँ तो मैं अब जो हूँ इस मुल्क का वो हूँ, मालिक हूँ, मुख्तार हूँ। लेकिन अगर वो करप्शन करे तो सजा हो। सजा कौन देगा? उसमें इदारे रियासती आ जाते हैं, जुडिशरी आ जाती है, हमारे तहकीकाती इदारे आ जाते हैं, और उनकी पुष्टबानी के लिए जो है हमारी फौज होनी चाहिए। बात यह है कि सब लोग अपना अपना बिल्कुल दायरे कार में काम करें। और ये जो बात हो रही ना आइन के, भुट्टो साहब ने आइन बनाया, अब तक माशाल्लाह चल रहा है, वो आइन कहते हैं उस आइन का बेड़ा गर्क हो गया 18वीं तरमीम के बाद। 100 से ज्यादा तरमीम हो गई उस आइन के अंदर। उस आइन के अब आप शिनाख्त नहीं कर सकती, भुट्टो का आइन नहीं है, ये पता नहीं किसका आइन है, जरदारी साहब का आप उसको आइन कह लें या किसी और का आइन कह लें, ये भुट्टो का आइन नहीं है। तो अब आपको ये देखना है कि इन नए बदले हुए हालात में आप इसमें क्या मजीद तब्दीलियां लेकर आते हैं, कैसे उसको अवाम दोस्त बनाते हैं। इस मुल्क में छोटे यूनिट्स बनाने की जरूरत है। यहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि जनाब ये जो करप्शन होती है इसको आप कैसे रोकेंगे? वही करप्ट लोग बार बार आ जाते हैं। और अभी मैं कल की खबर पढ़ा था आज के अखबार में कि जी तोशा खाना का केस जो था नवाज शरीफ पर और इस पे गिलानी साहब और जरदारी साहब पे, आपकी मेहरबानी से 8.3 बिलियन का केस था, जरदारी साहब पे वापस हो गया। तो कैसा मुल्क है ये कैसी जमहूरियत है, कैसा निजाम है? तो फिर ये निजाम नाकाबिले कबूल होगा। जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, बाशऊर अवाम लोग हैं, उसको कबूल नहीं करेंगे किसी भी सूरत पे। क्या आप कहें जी मैंने जमहूरियत की तख्ती लगा दी अपने माथे पर, बदबूदार शख्सियत है, एक मतलब है इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, अवाम दुश्मन लोग हैं, लेकिन क्योंकि जमहूरियत के लिबासा ओढ़ा हुआ है तो हम मासूम लोग जो उनके लिए तालियां बजाएं, ऐसा नहीं होता। ये सीरियस फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं वो इस वक्त खड़े हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि इस पर हम इंशाल्लाह बाद में भी बात करें क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मज़हर अब्बास साहब का भी और आमिर जा साहब का भी। वाकई फूड फॉर थॉट है आप दोनों की गुफ्तगू, हम सबको भी सोचना चाहिए और बहुत सारे लोगों को, अवाम को भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों हज़रात का।